नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में दिखने वाले हैं एसएससी के जो अभी अक्टूबर 2023 में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है 12 और 13 अक्टूबर को। टोटल 6 सेट में ये एग्ज़ाम हुआ। प्रत्येक सेट में 50 जो जीके के सवाल पूछे गए थे उनमें से 7 से 8 सवाल हैं वो सीए करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। तो देखते हैं अभी अक्टूबर 2023 में एसएससी ने कौन से करंट अफेयर्स के सवाल पूछे हैं। तो नवंबर 2023 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स हो सकते हैं। इसका आपको एक पैटर्न पता चलेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स के और सवाल भी पूछ लेते हैं एसएससी, तो वो आपके कवर हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और टेलीग्राम पर आपको फ्रीली पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर के करंट अफेयर्स में। यहाँ पर मैंने जनगणना 2011 के सवाल भी इंक्लूड किए हैं जो कि रिपीट हो रहे थे काफ़ी शिफ्ट में, वो सवाल भी सम्मिलित हैं। सवाल देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। तो यहाँ पर ग्रुप 3 बिहार और सिक्किम में जो ग्रामीण पॉपुलेशन है वो काफ़ी अधिक है, बिहार और सिक्किम में। बाकी यहाँ पर मैं रूरल पॉपुलेशन स्टेट वाइज बात करूँ तो एब्सोल्यूट टर्म में उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है जो कि 18.6% हैं उसके टोटल पॉपुलेशन की। सेकंड बिहार में है जो 11.1% हैं। थर्ड वेस्ट बंगाल में है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है 155 मिलियन, बिहार में 92 मिलियन और वेस्ट बंगाल में 62 मिलियन। तो रूरल पॉपुलेशन हाईएस्ट एब्सोल्यूट टर्म में नंबर्स के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल है। और सबसे कम रूरल पॉपुलेशन है नंबर्स के अकॉर्डिंग वो सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम में है, उसके बाद गोवा में है। ये रूरल पॉपुलेशन का डाटा है। और शहरी पॉपुलेशन की बात करूं तो हाईएस्ट शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है 50 मिलियन, सेकंड उत्तर प्रदेश में है 44 मिलियन और थर्ड तमिलनाडु में है 34.9 मिलियन। और सबसे कम शहरी जनसंख्या है 0.15 मिलियन सिक्किम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 0.31 मिलियन और फिर मिजोरम में 0.56 मिलियन। और जैसे कि भारत की जनसंख्या 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ थी, ठीक है, यानी 1210 मिलियन। तो उनमें से रूरल पॉपुलेशन की बात करें, ग्रामीण जनसंख्या थी वो 833.1 मिलियन ग्रामीण, यानी आप कह सकते हो 68.8% ग्रामीण जनसंख्या। और शहरी जनसंख्या उसमें 377 मिलियन यानी 31.2% शहरी जनसंख्या थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अगला सवाल देखें उससे पहले टेक्स्ट बुक की तरफ से दशहरा का ऑफर है जो 24 अक्टूबर, जैसे कि आपको पता है दशहरा है, और जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिए हैं तो अभी 24 अक्टूबर टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए तो काफ़ी किफ़ायती प्राइस में, सबसे कम प्राइस में ये डील आपकी ग्रैब हो जाएगी। टीटीजी के कूपन कोड से 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दशहरा के ऑफर का फ़ायदा उठाते हुए टेक्स्ट बुक पास प्रो में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, 700+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में, और मॉक टेस्ट लगाने से 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो पाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करते हुए इस दशहरा सेल का फ़ायदा उठा सकते हो। और आप चाहे स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हो, सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में, और पास प्रो यहाँ पर मिल रहा है। पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी उस एग्जाम का पेपर हुआ ना वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपने यदि मॉक टेस्ट दे दिया और कोई गलती हो गई तो दोबारा उसको री अटेम्प्ट करके आपकी एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो। तो टेक्स्ट बुक पास देने से आपके एग्जाम सा एक तरीके से एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उसका एनालिसिस करेंगे तो आपका उतना ही ज़्यादा अनुभव होगा और आप इजीली रैंक सहित एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट लगना बेहद आवश्यक है। अभी ऑफर का फायदा उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं फेब 2023 में। तो सीईओ बने हैं दोस्तों BVR सुब्रमण्यम। कौन? BVR सुब्रमण्यम बने हैं नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुब्रमण्यम। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन नीति आयोग के हैं सुमन बेरी। कौन? सुमन बेरी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें आप देखिए क्या क्या शामिल है। नामित उपभोक्ता उनके लिए एक गैर जीवाश्म ईंधन का जनादेश,
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की स्थापना और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी गवर्निंग काउंसिल के विस्तार का निर्णय, ये तो शामिल है। ऊर्जा खपत मानकों के दायरे को कम करना, तो ये शामिल नहीं है। मैं बात करूं ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 की, तो उसके कुछ उद्देश्य आपके सामने हैं। ये जो संशोधन हो रहा है 2001 के विधेयक में हो रहा है, 2001 के एक्ट में संशोधन हो रहा है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन हुआ है। इस विधेयक को अगस्त 2022 में लोकसभा में प्रेजेंट किया गया। केंद्र सरकार को ऊर्जा उपभोग के मानकों को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया। इसके तहत केंद्र सरकार ऊर्जा उपभोग के मानक को निर्दिष्ट कर सकता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद विधेयक है, जो बिल है, केंद्र सरकार को भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी की शासी परिषद के पुनर्गठन का भी अधिकार देता है और राज्य विद्युत विनियमन आयोग यानी SCRCs को दंड पर निर्णय देने की भी ये शक्ति प्रदान करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? जितने भी आर्ट्स में पद्मश्री दिए गए हैं वो आपको याद रखना है। कला में पद्मश्री, पद्म भूषण विभूषण सारे याद रखने हैं और कला में पद्मश्री याद रखने हैं। अब यहाँ पर रानी मचय का इससे पहले भी SSC एग्जाम आ चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है। पद्मश्री 2023 रानी मचय का जो दिया गया है वो दोस्तों कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, लोक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। लोक नृत्य कौन सा? तो रानी मचया कर्नाटक के कोडागु जिले की उमाथत। तो उमाथत जो लोक नृत्य शैली है ना, उमाथत, ये कर्नाटक के कोडागु जिले की लोक नृत्य शैली है। तो यहाँ पर रानी मचय को इस नृत्य के लिए कोडवा संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु ये दिया गया है पद्मश्री 2023। उमाथत कर्नाटक के कोडागु जिले की एक नृत्य शैली है, रानी मचय ने इसको यहाँ पर संस्कृति को बढ़ावा दिया है। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर क्या है? ये थोड़ा ओल्ड डाटा है, बाकी यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही करेक्ट है। बाकी एग्जैक्ट 2011 की जनगणना में लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग दोबारा जो डाटा आया था संशोधित, उसमें 74.04% है भारत की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर है, जिसमें पुरुषों की है 82.14 और महिलाओं की है 65.46%। अब 2011 के बाद नेशनल फैमिली स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल NFHS 5 के अनुसार 2019-21 के डाटा में भारत की लिटरेसी रेट बताई गई है 77.7%। इसमें पुरुष साक्षरता है 84.4 और महिला साक्षरता 71.5%। इस सर्वे के अनुसार आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर 66.4%। भारत के सभी राज्यों में सबसे कम लिटरेसी रेट इस NFHS 5 में आंध्र प्रदेश की है और सबसे अधिक लिटरेसी रेट है वो केरला की है। पहले बिहार की सबसे कम थी, अभी यहाँ पर आंध्र प्रदेश की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग सबसे कम लिटरेसी रेट है 66.4 और सबसे अधिक केरल की 96.2 है। दिल्ली है यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है 88.7% के साथ में। नेक्स्ट अपना सवाल है, मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो मंत्रालय है, मंत्री हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 2023 में उस समय अनुराग ठाकुर, अभी भी वर्तमान में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। S जयशंकर है, विदेश मंत्रालय इनके पास है। स्मृति ईरानी के पास में है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। किरण रिजिजू के पास में है भू विज्ञान मंत्रालय। मंत्री और मंत्रालय पर एक बार नजर दौड़ाते हैं। श्री राजनाथ सिंह के पास में रक्षा मंत्रालय, अमित शाह इनके पास में गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय हैं। इसके बाद बात करूं श्री नितिन जयराम गडकरी, इनके पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय या फिर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। आगे सवाल भी आएगा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट अपन श्री नरेंद्र सिंह तोमर है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, S जयशंकर है, विदेश मंत्रालय इनके पास में। श्री अर्जुन मुंडा इनके पास में जनजातीय कार्य मंत्रालय और श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जो विकल्प में था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हैं स्मृति ईरानी के पास में। श्री पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल के पास में। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्री और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। श्री प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय है प्रहलाद जोशी जी के पास में। जो जोश है ना, खान है, कोयला है, ये सभी जोशीले हैं। श्री नारायण तातू राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME मिनिस्ट्री के मंत्री हैं नारायण तातू राणे। श्री सर्बानंद सोनोवाल, तो सर्बानंद सोनोवाल है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय है, आयुर्वेदा मंत्रालय है सर्बानंद
सोनोवाल। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायत राज मंत्रालय है गिरिराज सिंह के पास में। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नागरिक विमान मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। श्री पशुपति कुमार पारस ये है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय। श्री किरण रिजिजू भू विज्ञान मंत्रालय। आगे एक सवाल आएगा राजकुमार सिंह कौन से मिनिस्ट्री के मंत्री हैं, तो वो मिनिस्ट्री है बिजली मिनिस्ट्री है। बिजली मंत्रालय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय राजकुमार सिंह के पास में है। श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री है। श्री मनसुख एल मंडाविया इंपोर्टेंट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मनसुख एल मंडाविया के पास में। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय श्रम रोजगार मंत्रालय भूपेंद्र यादव। इसी प्रकार महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम। पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन डेयरी। श्री जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय। अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण युवा कार्य खेल मंत्रालय जो आपको पूछा। श्री राव इंद्रजीत सिंह है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन। जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अर्जुन राम मेघवाल कानून न्याय मंत्रालय। श्री राव इंद्रजीत सिंह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। तो मेन मंत्रालय आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर पर नजर दौड़ाते हैं। पुष्कर सिंह धामी विकल्प में हैं, आप कहेंगे उत्तराखंड के हैं। अशोक गहलोत है राजस्थान। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़। सुखविंदर सिंह सुक्खू है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर एक बार रिवाइज करो। आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। असम हिमंत बिश्वा शर्मा। बिहार के नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल। गोवा की प्रमोद सावंत। गुजरात के भूपेंद्र पटेल आगे आएगा। हरियाणा के मनोहर लाल। नेक्स्ट अपन है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। झारखंड के हेमंत सोरेन। कर्नाटक के ये हैं सिद्धरमैया। केरला के पिनाराई विजयन। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट बात करें महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। एन बीरेन सिंह है मणिपुर के। मेघालय के हैं कोनरोड कोंकाल संगमा यानी सी के संगमा। मिजोरम के हैं पू जोरमथंगा। नागालैंड के हैं नेफ्यूरियो। ओडिशा के हैं नवीन पटनायक। नेक्स्ट पुदुचेरी के हैं जो यूटी पुदुचेरी हैं उनके एन रंगास्वामी। पंजाब के हैं भगवंत सिंह मान। राजस्थान के अशोक गहलोत। सिक्किम के पीएस गोले। तमिलनाडु के एम के स्टेलिन। तेलंगाना के हैं के चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा के मनिक शाह। उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के श्री पुष्कर सिंह धामी। वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी। तो ये सभी स्टेट के राज्यपाल हो चुके हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग कुल वैश्विक आबादी को कितने फीसदी जनसंख्या भारत में है। तो भारत में जो आबादी है 17.5% है। टोटल विश्व की जनसंख्या में भारत की आबादी 17.5%। लेटेस्ट डाटा बताता है कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे फर्स्ट पर है। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। उसके बाद चाइना सेकेंड है, थर्ड यूएस है, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है, 5 पर पाकिस्तान है, 5 पाकिस्तान। ब्राजील 6ठे पर है, 7वें पर नाइजीरिया, 8वें पर बांग्लादेश, 9वें पर रशिया और 10वें पर मैक्सिको। ये टॉप 10 कंट्री हाईएस्ट पॉपुलेशन की। जनवरी 2023 तक जानकारी के अनुसार गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैं, ये अभी बताया आपको। अगला सवाल यहाँ पर, ये सवाल ऑलरेडी एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप चेक करना, क्योंकि ये सवाल सभी 6 सेट में पूछा गया है। स्टेनोग्राफर के अलग अलग राज्यों का पूछा गया है। भारत की योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत के साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें आपका मिजोरम में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का परसेंटेज यानी 20.40% लोग गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल है 2011-12 के अकॉर्डिंग मिजोरम में। नागालैंड में 18.88% है। ओडिशा में 32.59% है। तो टॉप 2 में लगभग ओडिशा आता है। तो ये टॉप एक तरीके से मिलान करने वाला था। और बाकी ये पूरी टेबल है जिसमें मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट बीपीएल 2011-12 के अकॉर्डिंग 39.93। उसके बाद झारखंड में सेकेंड हाईएस्ट है, वो है आपके 36.96। वैसे यूटी दादर नगर हवेली में भी है 39.31। उसके बाद मणिपुर में आपको मिलेगा 36.89। फिर अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा 34.67। उसके बाद बिहार में है हाईएस्ट बीपीएल, एक तरीके से टॉप 5 में बिहार आता है 33.74। फिर ओडिशा में है वो 32.59 है। उसके बाद असम में 31.98। तो ये पूरा अलग से वीडियो डाला हुआ है। सबसे नीचे आप देखेंगे ओवरऑल इंडिया में बीपीएल उस समय 2011-12 में 21.92% है। सबसे कम अंडमान निकोबार में 1% है। लक्षद्वीप में 2.77 है। गोवा में सबसे कम राज्य में गोवा है। उसके बाद केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सबसे कम वाले हैं। ठीक है।
वैसे इसका अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप सर्च कर सकते हो लेटेस्ट वीडियो में। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में रिपीट हुआ था सवाल। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर के टाइटल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर मार्च 2023 में डॉक्टर मनसुख मंडाविया और श्री अश्विनी वैष्णव ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? जन औषधि ट्रेन है मार्च 2023 में नई दिल्ली में हरी झंडी दिखाई गई है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और उर्वरक मंत्री भी साथ साथ रेल मंत्रालय श्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने नई दिल्ली में जन औषधि ट्रेन है, इस ट्रेन का नाम छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, इसको हरी झंडी दिखाई गई। और ये जन औषधि है, ये जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाएगी कि 9,000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से सस्ती कीमतों पर जेनरिक दवाएं अवेलेबल हैं। और ये ट्रेन 2 महीनों के लिए 4 से अधिक राज्यों की यात्रा करेगी। और जन औषधि योजना के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए ये ट्रेन दानापुर के लिए इसी तरह की ट्रेन को 2 महीने के लिए 4 राज्यों को कवर करते हुए हरी झंडी दिखाई गई है। बात हो रही थी जन औषधि की, तो जन औषधि सप्ताह है वो मार्च महीने में रहता है पहला सप्ताह, और जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। 2023 के जन औषधि दिवस 5वां एडिशन है। ये जो जन औषधि दिवस की थीम है, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, इस थीम पर मनाया गया 7 मार्च को। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री 2021 से कला के क्षेत्र में यहाँ पर 2021 का पूछा है, राधेश्याम बारले हैं, और ये छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य शैली पंथी के डांसर है। राधेश्याम बारले पंथी डांसर है, उसके डांसर है, पंथी है छत्तीसगढ़ का नृत्य। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं यहाँ पर, NBFC MFI, ये करंट का नहीं है हालांकि, लेकिन देख सकते हो NBFC MFI के अलावा NBFC के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की अधिकतम सीमा है वो है 25%, कुल आस्तियों की 25%। नेक्स्ट यहाँ पर केंद्रीय विद्युत मंत्री मैंने आपको बताया था राजकुमार सिंह हैं, और ये विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय इनके पास में है। तो मंत्री की पूरी लिस्ट अपन ने देख ली है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह की साक्षरता दर सर्वाधिक है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट है दोस्तों लक्षद्वीप की, उसके बाद है दमन दीव की, उसके बाद पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़, NCT दिल्ली, अंडमान निकोबार, सबसे कम दादर नगर हवेली, ये सभी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज हुई है? यानी प्रीवियस वर्ष से ये जो रिपोर्ट 2023 में सबसे अधिक गरीबी में गिरावट देखने को मिली है वो उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से फ्री हुए हैं, यानी गरीबी मुक्त हुए हैं, जो सबसे बड़ी गिरावट है। 3.43 करोड़ लोग, ओवरऑल इंडिया में 13 करोड़ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो 2015-16 में 24.85% थी और 2019-21 में ये गिरकर हो गई है 14.96%। तो वर्तमान में बहुआयामी गरीब है 14.96%, तो ये घटी है लगभग 10% के आसपास। और आप कह सकते हो 9.89 अंकों की गिरावट देखने को मिली है परसेंटेज में। इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी पहले 8.65% थी, अभी 5.27%। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तीव्रतम यहाँ पर 32.59% से घटकर 19.28% रह गई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो यहाँ पर एवरेज पर ईयर कितनी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की? तो वैसे डिकेड ये पूरी दशकीय रहती है, 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो इसको एवरेज करके 1 वर्ष का लिया गया तो 1.64% के आसपास जनसंख्या बढ़ रही है प्रति वर्ष। तो भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64%। 2001 में ये थी 1.93% और 11 में है 1.64%। हालांकि भारत की जनसंख्या बढ़ी है दशक की 2001 से 11 में वो 17.7% जनसंख्या बढ़ गई है भारत की। और वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार दशक की वृद्धि दर सबसे अधिक हाईएस्ट पॉपुलेशन बढ़ी है मेघालय की 27.8% 10 वर्षों में। अरुणाचल प्रदेश की बढ़ी है 10 वर्षों में 25.90%, जो कि सेकंड है। तो हाईएस्ट है मेघालय की, ध्यान रखना मेघ वर्षे हैं हाईएस्ट। सभी राज्यों और यूटी की तुलना करें तो दादर नगर हवेली की जनगणना सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ी है, दशक की वृद्धि 55.50%। दादर नगर हवेली में जनसंख्या है वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और वैसे मेघालय की लेकिन ओवरऑल में 55.50% दादर नगर हवेली। और सबसे कम विकास है, आप कहेंगे नकारात्मक नेगेटिव जनसंख्या कम हो गई, वो नागालैंड की हो गई भाई, 0.47% कमी देखने को मिली है। और केरल में 4.86% की
सबसे कम बढ़ोतरी हुई है केरल में 4.86 और कमी हुई है वो नागालैंड में है। तो दर्शक यहाँ पर 17.64% है। अगला है जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ की सीएम भूपेश बघेल। नेक्स्ट यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 किसकी स्थापना से संबंधित है? तो ये स्थापना कर रहा है गति शक्ति यूनिवर्सिटी की। तो ये बिल केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट 2009 में अमेंड करता है, 2009 के एक्ट में अमेंड करता है, जो एक्ट बताता है राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित। और ये विधेयक राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा है, जो पहले मानद विश्वविद्यालय था, इसको बनाया गया केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसका नाम रखा गया गति शक्ति यूनिवर्सिटी है। तो ये वडोदरा में, गुजरात में राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान वडोदरा जो गुजरात थी, इसको मानद विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया गतिशक्ति विश्वविद्यालय नामकरण करके। इस गतिशक्ति विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के जरिए स्पॉन्सर और वित्त पोषित है वो किया जाएगा। और ये जो गतिशक्ति यूनिवर्सिटी है, परिवहन, टेक्नोलॉजी, प्रबंधन, इन विषयों से जुड़ी हुई एडुकेशन है, रिसर्च है और स्किल यहाँ पर हासिल करेगा। नेक्स्ट अपना है जनवरी 2023 तक जानकारी के अनुसार गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में सभी स्टेट के आपको गवर्नर पता होने चाहिए। तो आचार्य देवव्रत है गुजरात के गवर्नर। तो ये आप सभी गवर्नर एक बार देख सकते हो। आंध्र प्रदेश के हैं अब्दुल नजीर, अरुणाचल प्रदेश के हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम प्रनायक, असम के हैं गुलाब चंद कटारिया, बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, छत्तीसगढ़ के हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, गोवा के हैं PS श्रीधरन पिल्लाई, गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत, हरियाणा के हैं बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल के हैं शिव प्रताप शुक्ला, झारखंड के CP राधाकृष्णन, कर्नाटक के हैं वो गहलोत हैं T थावरचंद गहलोत, केरला के हैं आरिफ मोहम्मद खान, मध्य प्रदेश के हैं दोस्तों मंगू भाई चंगन भाई पटेल। नेक्स्ट अपने हैं महाराष्ट्र के रमेश व्यास, मणिपुर के हैं अनुसुईया उइके, मेघालय के हैं फागु चौहान, मिजोरम के हैं वो है दोस्तों कंभमती हरिबाबू, नागालैंड के हैं ला गणेशन। नेक्स्ट अपन उड़ीसा की बात करें तो रघुवर दास, पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, राजस्थान के कलराज मिश्र, सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, तमिलनाडु के RN रवि, तेलंगाना के कौन है डॉक्टर तमिल साई सुंदराजन, त्रिपुरा के हैं इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू, उत्तर प्रदेश के हैं आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड के हैं गुरमीत सिंह और वेस्ट बंगाल के हैं CV आनंद बोस। तो ये सभी हैं वर्तमान में राज्यपाल। अगला अपना सवाल है जनवरी 2023 तक जानकारी के अनुसार गुजरात के राज्यपाल हो चुका है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट अपना ये योजना आयोग वाला है, ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। गुजरात में गरीबी रेखा के नीचे हैं वो 16.63% BPL है 2011-12 के अकॉर्डिंग, हरियाणा में है 11.16%, हिमाचल में है 8.06%। मार्च 2023 तक जानकारी के अनुसार भारत के चीफ मुख्य इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, जो कि 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार है ये। और ये दो हैं वर्तमान में चीफ तो हो गए राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर का भी अलग पोस्ट होता है। तो चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त से सुकुमार सेन। चुनाव आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले कंप्लीट है वो उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना S बलेश भजंत्री को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे कौन से वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो S बलेश भजंत्री शहनाई वाद्य यंत्र के वादन का प्रसिद्ध वादक हैं, शहनाई वाद्य यंत्र हैं S बलेश भजंत्री, जिन्हें पद्मश्री 2022 दिया गया। भारत में कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना के आंकड़ों के अनुसार कुल श्रमिकों का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है? तो कृषि में एक तरीके से कार्यरत है, प्राइमरी सेक्टर में कार्यरत है, जो रॉ मटेरियल वाला सेक्टर है। तो कार्यबल की क्षेत्रीय संरचना के अकॉर्डिंग कुल श्रमिकों का 54.6% प्राइमरी सेक्टर में कार्यरत हैं। तो कृषि क्षेत्र में लगे कार्यबल की हिस्सेदारी, कृषि क्षेत्र में कृषक और खेतीर मजदूर हैं, 2001 में थे 58.2%। कृषि क्षेत्र यानी बात हो रही प्राइमरी सेक्टर की, 58.2% थी 2001 में। 2011 में ये परसेंटेज घटा है 54.6% हो गए हैं कार्यबल जो कि कृषि सेक्टर में है 54.6%। और जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल श्रमिकों की संख्या है 2001 में थी 234.1 मिलियन और 2011 में ये बढ़कर 263.1 मिलियन हो चुकी है। भारत सरकार की पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014 और 15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना को
2023 में किस रूप में, नए रूप में पेश किया गया। तो यहाँ पर बात करूँ स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में जो शुरू की गई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, इसे स्वदेश दर्शन 2.0 SD स्वदेश दर्शन 2.0 के नाम से पेश किया गया। तो स्वदेश दर्शन योजना आई थी 2014-15 में। अब इसका नया एडिशन स्वदेश दर्शन 2.0, ये वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ है, नई योजना है, वो दोबारा रिलॉन्च हुई है। इसका उद्देश्य पर्यटन घनत्व के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करना, पर्यटन घनत्व के फोकस किया है इस योजना ने। तो समग्र पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए 15 राज्य के साथ 30 शहर, तो 15 राज्य यहाँ पर इसमें चयन किए गए हैं। और ये देश घरेलू पर्यटन नीति का हिस्सा है, जो थीम बेस्ड पर्यटन न होकर घनत्व बेस्ड पर्यटन पर फोकस कर रही है। नेक्स्ट अपना सवाल है, केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्री हैं या फिर वित्त मंत्री है, वो निर्मला सीतारमण है। अगले सवाल की ओर देखते हैं। मार्च 2023 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस संगठन के साथ एग्रीमेंट किया, जिसके अनुसार आगे आने वाले नेता और समर्थक नशा मुक्त भारत अभियान नामक इस प्रमुख केंद्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो नशा मुक्त भारत कार्यक्रम है, इसने MOU किया है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के साथ में किस प्रकार नशा मुक्त करना है, इस हेतु यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के साथ युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि के बीच नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश को प्रसार के लिए ये समझौता ज्ञापन किया है कि युवाओं हैं, छात्र जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, किस प्रकार प्रसार करना है अपने समाज में कि ये नशा वगैरह है इसको दूर करना है, नशा मुक्त भारत अभियान में सहयोग के लिए। नेक्स्ट अपना सवाल है करंट अफेयर्स का, देखते हैं। श्रीनिवास वर्धन को किस क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण 6 जनों को दिया गया है 2023 में, जिसमें श्रीनिवास वर्धन को भी दिया गया, विज्ञान और अभियांत्रिकी साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा वन है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4,992 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है? तो ये मैंग्रोव वन है। अभी हाल ही में फसल और वनों के प्रकार में ये फैक्ट मैंने इंक्लूड किया था और यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, तो आप देखना वन और फसलों के प्रकार टॉप ट्रेंडिंग जी की करके। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव जो वन है 4,992 वर्ग किलोमीटर है और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। और पश्चिम बंगाल में आपको मिलेंगे मैंग्रोव वन, सुंदर वन, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो पश्चिम बंगाल के गंगा डेल्टा में है। और प्रतिशत के अकॉर्डिंग कुल मैंग्रोव का और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, उसके बाद गुजरात में होता है। नेक्स्ट अपन बात करें जो ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की, इससे आने वाले शिफ्ट में सवाल या फिर एग्जाम्स में जरूर बनेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये बताती है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है वन और वृक्ष से कवर है, 24.62%। वन प्लस वृक्ष दोनों की बात हो रही है। केवल वन की बात करूं, वन प्लस वृक्ष 24.62 है, केवल वन। तो भारत है वन क्षेत्र है भारत में 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ये देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है जो वर्ष 2019 में 21.67% से अधिक है। वर्तमान में 1% केवल वन फॉरेस्ट कवर है वो 21.71 है। कितना? 21.71 है, पहले 21.67 था। और वन प्लस वृक्ष दोनों ही है 24.62% है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र के परसेंटेज के अकॉर्डिंग वन आवरण के मामले में यानी कुल देश का कुल राज्य का जो क्षेत्रफल है उसमें हाईएस्ट वन आवरण का परसेंटेज है। जैसे 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और उसमें सभी पूरे में वन ही वन है पूरे क्षेत्रफल में, तो उसका हाईएस्ट हो जाएगा। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के परसेंटेज के अकॉर्डिंग वन आवरण हाईएस्ट है मिजोरम का। किसका है? मिजोरम। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश सेकेंड है, उसके बाद मेघालय, तो मेमना, ठीक है, यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो ये है टॉप 5 स्टेट जिसका परसेंटेज में वन आवरण सबसे अधिक है। भारत में 21.71% वन आवरण है। वन प्लस वृक्ष दोनों ही 24.62% है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करूं, परसेंटेज में तो आपका मिजोरम था, लेकिन केवल एरिया यानी हाईएस्ट क्षेत्रफल किस राज्य में है?
तो वो है मध्य प्रदेश में वन सबसे बड़ा वन क्षेत्र, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर भी मध्य प्रदेश के बाद सेकंड अरुणाचल है और उसमें भी मिजोरम के बाद सेकंड अरुणाचल है, ये ध्यान रखना। तो अरुणाचल में सेकंड स्थान पर निकल के आया है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं। और वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में, वन क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट हुई है, उसके बाद तेलंगाना में हुई है। और बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य परसेंटेज के अकॉर्डिंग है वो तेलंगाना टॉप पर है, आंध्र प्रदेश सेकेंड है और सबसे अधिक कमी हुई है वो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हुई है। नेक्स्ट है किस टीम ने यूईएफए यूरो कप 2020 फुटबॉल खिताब जीता है? तो यूईएफए इटली ने जीता है 2020 वाला टूर्नामेंट। उपविजेता इंग्लैंड रही है। ये 2020 में यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसका शॉर्ट में नाम है यूईएफए यूरो 2020। इसमें 11 देश में ये आयोजित हुआ था और 2024 में ये इवेंट होगा जर्मनी में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व के घटक में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य असंगत है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है जो 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में सेकंड 1028 है, फिर केरला में सबसे ज़्यादा ओवरऑल में वैसे दिल्ली में है 11,320, लेकिन स्टेट में बिहार में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की योजना आयोग के अनुसार राज्यों के किस समूह में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा है। गरीबी रेखा से नीचे का परसेंटेज यहाँ पर सबसे कम है। अगला सवाल, श्री एस.एल. भैरपा ने किस क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए 2023 में पद्म भूषण दिया गया? 9 जनों को जो पद्म भूषण दिया गया उसमें भैरपा भी हैं। ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। 2023 में 6 जनों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्म श्री दिया गया। तो ये पद्म भूषण, विभूषण, पद्म श्री पीछा नहीं छोड़ रहा, तो रट डालो दोस्तों। दिसंबर 2022 में किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। अगला है, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे के परसेंटेज है 21.81। ये ऑलरेडी मैंने टेबल में आपको बता दिया है। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा, ये रिपीट हुआ सवाल, इससे पहले भी आ चुका है एसएससी एग्जाम में, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार एक तरीके से। ये पुरस्कार 2021 में अपर्णा सतीशन, जो कि कुचिपुड़ी की डांसर हैं, अपर्णा सतीशन, अंतर्राष्ट्रीय कुचिपुड़ी नृत्यांगना अपर्णा सतीशन को 13वें कटक महोत्सव 2022 के लिए राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार दिया गया। और यहाँ पर जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा ये अभिनंदन सरोजा पुरस्कार भी अपर्णा सतीशन को दिया गया जो कुचिपुड़ी की डांसर हैं। मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? किशन रेड्डी हैं। पर्यटन के लिए हमेशा तैयार रहो। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष शो की गई? अब आपको पता है लद्दाख यूटी बना है 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख एज ए केंद्र शासित प्रदेश अलग हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और 2021 में लद्दाख की झांकी यहाँ पर नई दिल्ली में राजपथ में आपको देखने को मिली। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल थे आर.के. माथुर और वर्तमान में 12 फरवरी 2023 से उपराज्यपाल हैं वो बी.डी. मिश्रा हैं लद्दाख में। अगला सवाल है, भारत की योजना आयोग के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक? छत्तीसगढ़, झारखंड। उस टेबल में मैंने बताया था छत्तीसगढ़, झारखंड टॉप में। पारिवारिक न्यायालय विधेयक 2022 निम्नलिखित में से किस राज्यों से संबंधित है? तो पारिवारिक न्यायालय विधेयक, ये संशोधन विधेयक काफी बार एग्जाम में पूछा है एसएससी ने। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, रट डालो दोस्तों, बार बार सवाल आ रहा है। तो परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के लिए परिवार न्यायालय एक्ट 1984 में अमेंड करने का प्रयास करता है। तो परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में अमेंड करता है। तो ये हिमाचल प्रदेश, नागालैंड में ध्यान रखना, परिवार में ही झगड़ा खत्म हो जाए उसके लिए अलग एक कानून। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में किससे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया है? 36वां राष्ट्रीय खेल है ये दोस्तों। साजन प्रकाश को सबसे बेस्ट पुरुष एथलीट घोषित किया गया और सबसे बेस्ट महिला एथलीट है वो हर्षिका रामचंद्रा को। तो बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड साजन प्रकाश को। साजन प्रकाश ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। और बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड कर्नाटक की 14 साल की हर्षिका रामचंद्रा को दिया गया। हर्षिका रामचंद्रा बेस्ट महिला है, 6 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज के साथ में। और ये 36वें राष्ट्रीय खेल की बात करूं तो ये दोस्तों इसमें टॉप किसने किया? हुए तो गुजरात में है 36वें राष्ट्रीय खेल। गुजरात के 6 शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में हुए। टॉप किया है, मेडल हाईएस्ट लेके आई है महाराष्ट्र, लेकिन गोल्ड हाईएस्ट सर्विसेज के थे तो टॉप सर्विसेज ने किया है।
मेडल के अकॉर्डिंग टॉप महाराष्ट्र हैं और महाराष्ट्र के 140 मेडल जिसमें 39 गोल्ड हैं। सर्विसेज के 61 गोल्ड है, हालांकि मेडल कम है लेकिन टॉप रहेगा वो सर्विसेज रहेगा। मेडल में टॉप महाराष्ट्र है, यहाँ पर थर्ड स्थान हरियाणा का है। आप कहेंगे ये तो गुजरात में हो चुका 36वां, 37वां होगा गोवा में, 38वां होगा 2024 में उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट अपना भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। तो महिलाओं की कार्य करने की लेबर को, महिलाओं की वर्कफोर्स है, महिलाएं किस प्रकार मजदूरी करती हैं, वो रेट 2011 के अकॉर्डिंग 25.51% है और वही रेट पुरुषों के लिए है 2011 के अनुसार 53.26% पुरुष है। वो एक तरीके से कार्यबल भागीदार हैं, श्रम बल वर्कफोर्स में आते हैं 53.26% पुरुष और 25.51% महिला आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कार्यबल है वो ज़्यादा है 30.06 और शहरी क्षेत्र में पुरुष कार्यबल ज़्यादा है 53.03%। लेटेस्ट CMI के डाटा के अकॉर्डिंग दिसंबर 2021 तक पुरुष श्रम शक्ति भागीदारी 67.4 और महिला है वो 9.4% है। विश्व बैंक कहती है भारत में महिला श्रम शक्ति दर है वो 25% है, हालांकि औसत ग्लोबली है वो 47% है। नेक्स्ट अपना अंतिम सवाल, अंतिम 4-5 रह गए हैं। नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, 9 नवंबर 2022 को बने हैं। 50वें चीफ जस्टिस है, ध्यान रखना वर्तमान में 50वें CJI है DY चंद्रचूड़। इनसे पहले थे उदय उमेश दलित 49वें, 48वें थे दोस्तों NV रमन और 47वें थे वो 48वें थे NV रमन। प्रथम कौन थे, ये थे हीरालाल जैकिसुनदास कानिया यानी HJ कानिया थे प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित माधुरी बड़थवाल ये किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गढ़वाली लोक संगीत के लिए यहाँ पर माधुरी बड़थवाल जिन्हें पद्मश्री 2022 दिया गया गढ़वाली संगीत के लिए, माधुरी संगीत गढ़वाली संगीत। मुलायम सिंह यादव को 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया मुलायम सिंह यादव को। तो 6 जनों को पद्म विभूषण दिया गया, वो देख सकते हो। मरणोपरांत इसमें से 3 जने हैं। 6 जने कौन से, श्री बालकृष्ण दोषी हैं, अन्य क्षेत्र में दिया गया, वास्तुकला में गुजरात से हैं। श्री जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। SM कृष्ण सार्वजनिक मामलों में कर्नाटक से हैं। श्री दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से। श्रीनिवास वरदान विज्ञान इंजीनियरिंग में USA से हैं। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में दिए गए, ये उत्तर प्रदेश से हैं। अगला सवाल है शहरी, अंतिम में ये शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के 2 विशेष घटक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के 2 विशेष घटक है, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 को लागू हुई है। अभी इसका नाम है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। इसमें स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों यहाँ पर सम्मिलित हैं, जो आपको सवाल में दे रखा है। इस टाइप से करंट अफेयर्स के ये लगभग 45+ सवाल हैं, जो कि स्टेनो 2023 एग्जाम 12 और 13 अक्टूबर को पूछा गया है। तो इसमें अच्छा खासा आइडिया लगेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नवंबर 2023 एग्जाम्स के लिए। PDF फाइल के लिए अभी जितने भी 2023 में एग्जाम हुए हैं SSC के, सभी एग्जाम की CGL की, CHSL की, MTS की, CPO की, स्टेनो की, इन सभी एग्जाम्स के करंट अफेयर्स का वीडियो डाला हुआ है अभी 2023 के, और PDF भी टेलीग्राम पर डाली हुई है। मैं क्या करूंगा, सभी PDF को एक बार दोबारा एक साथ डाल दूंगा ये करंट अफेयर्स की, ताकि आप दोबारा इसको देख सको एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। न्यू कैंडिडेट जो टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। 10रा ऑफर का लाभ उठा दीजिएगा TTG के कूपन कोड से, बेहतरीन डील चल रही है। धन्यवाद।